हेलो गाइस, आज हम आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां करेंगे। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब हम इसके बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल का क्या नाम दिया है? चारण काल। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल। राहुल साकृत्यायन सिद्ध सामंत काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवपन काल। विश्वनाथ प्रसाद वीर काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा चारण काल या संधि काल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी के नाम याद रखने। क्वेश्चन 2 देखते हैं अब हम। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन कौन सा युगम अशुद्ध है? कौन सा युगम अशुद्ध है? बीजवपन काल किसने दिया था? बीजवपन काल अभी हमने पीछे देखा था, किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ पर क्या दिया है? मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया था? प्रारंभिक काल। सिद्ध सामंत युग राहुल साकृत्यायन। संधि काल चारण काल राम कुमार वर्मा। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। ये बाकी सभी सही हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसकी व्याख्या हम पीछे देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? किसने दिया है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनमें से किसने दिया है? किसने दिया? राहुल साकृत्यायन। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? राहुल साकृत्यायन ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? किसने दिया है? राहुल साकृत्यायन ने। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम क्या है? राहुल साकृत्यायन। ये क्वेश्चन देखिए बार बार कैसे रिपीट हुआ है। आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया है? किसने दिया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल के लिए बीजवपन काल नामकरण किसने दिया है? बीजवपन काल किसने दिया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को बीजवपन काल किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? रामचंद्र विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया है? आदिकाल। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीर गाथा काल भी है। गद्य काल किसका है? आधुनिक काल का। चारण काल और सिद्ध सामंत काल आदिकाल के ही नाम है और गद्य काल आधुनिक काल का। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? प्रारंभिक काल किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या सुनिश्चित कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल। और वीर काल किसने दिया था? राम कुमार वर्मा ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल और राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल। ऐसे हमारा क्वेश्चन डी राइट। इनमें से किस साहित्य इतिहास ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य का वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार व्यक्त किया। गद्य का आविर्भाव संवत 1900 से 1925। आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान 1925 से 1950 संवत। गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान
संवत 1950 से 1975 तक। गद्य साहित्य का वर्तमान गति तृतीय उत्थान संवत 1975। आधुनिक काल के गद्य वाले भाग को रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है पाली। प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं, उनमें पाली का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथ से है। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है वहाँ वहाँ पाली भाषा पहुँची है और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी प्राकृत भाषा को साहित्य महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ है और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रदान हुआ है। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी साहित्य हिंदी रचना कौन सी है? हिंदी की रचना कौन सी है? बर्तेश्वर बाहुबली रास। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति बर्तेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी है, जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया। प्रथम ग्रंथ किसे घोषित किया? प्राकृत भाषा का बर्तेश्वर बाहुबली रास। क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीज इसमें प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। खुमान रासों ने के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगा लिया है कि दलपति विजय ही खुमान रासों का कवि है। डोला मारू रे दुहा के कवि कल्लोल है। डोला मारू रे दुहा के कवि कौन है? कल्लोल। डोला मारू रे दुहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा में सुना गाया जाता था। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? हिंदी रचना कौन सी है? बर्तेश्वर बाहुबली रास। कौन सी है? बर्तेश्वर बाहुबली रास, प्राकृत भाषा की पहली रचना। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। कौन सा है? डोला मारू रे दुहा। डोला मारू रे दुहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। दुहा गणा पुराणा अच्छी ही पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। मूलन दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक के कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया गया है। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या था? बर्तेश्वर बाहुबली रास, जो प्राकृत भाषा की पहली रचना है। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम बर्तेश्वर बाहुबली रास है। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी ने की थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य और अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में बर्तेश्वर तथा बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी। पंच पांडव चरित के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी। पंच पांडव चरित रास के रचयिता शालिभद्र सूरी नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य एवं उच्च कोटि के कवि हैं। बर्तेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ इसकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है, जिसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया है। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? पतंजलि। जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। अवहट भाषा से तात्पर्य है। अवहट भाषा से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट अपभ्रंश शब्द को विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या प्रवर्तित अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया गया। अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट भाषा के प्रमुख रचनाकार अबुल रहमान हैं, जिनकी रचना का क्या नाम है? संदेश रासक। दामोदर पंडित की रचना का क्या नाम है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दामोदर पंडित की रचना का क्या नाम है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विद्यापति की कीर्तिलता कीर्तिपताका। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा। अपभ्रंश के परिवर्तित रूप को अवहट नाम दिया गया। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए
शिखा रूप मिलता है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? श्रेयपाद। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम श्रेयपाद है। राहुल साकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के श्रेयपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल बद्दर था। श्रेयपाद का मूल नाम क्या था? राहुल बद्दर। और उनके श्रेयपाद सरोजवज्झर, पद्मा और पद्मवर्ज नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की वर्जयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्य रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। श्रेयपाद की रचनाओं का संपादन राहुल साकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। राहुल साकृत्यायन ने किस नाम से किया है? दोहा कोश से। इसके कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्र ने किसे माना है? शालिभद्र सूरी ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को। ये हमें नाम देकर भी पूछा जा सकता है कि किस आचार्य ने किस कवि को माना है। रामकुमार वर्मा का जाए तो स्वयंभू टिक करना पड़ेगा हमें, और गणपति चंद्र गुप्त का पूछ ले तो शालिभद्र सूरी। और वैसे पूछा जाए तो श्रेयपाद। हिंदी के किस इतिहासकार ने के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? गणपति चंद्र गुप्त। सिद्धों के प्रथम कवि कौन है? श्रेयपाद। सिद्धों के प्रथम कवि श्रेयपाद। श्रेयपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? राहुल साकृत्यायन ने। राहुल जी ने हिंदी भाषा के प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? श्रेयपाद को। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? श्रेयप्पा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है रामकुमार वर्मा ने। सहजयान के प्रवर्तक हैं श्रेयप्पा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृतभाष हिंदी। रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना? पुरानी हिंदी को प्राकृतभाष हिंदी या अपभ्रंश कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। इसकी महत्वपूर्ण रचना है उसने कहा था। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्रथम कवि स्वीकार किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर उस काल को कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? राजा मुंज को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। स्वयंभू देव कृत पौम चरौ 5 खंड और 83 संधियों मीन्स सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का विशाल महाकाव्य कौन सा है? पौम चरौ। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि कहा जाता है। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वयंभू को।
अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू। स्वयंभू की कृति का नाम क्या था? पउम चरऊ। पउम चरऊ किसकी रचना है? स्वयंभू की। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? पउम चरऊ में। यह किसके द्वारा लिखी है? स्वयंभू के द्वारा। पउम चरऊ स्वयंभू कृत रचित काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है: विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। रामचरितमानस कितने कांडों में विभक्त है? 7। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के समय सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया गया था। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है कि आज मैं अपने अस्तित्व की पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? कौन सा माना जाता है? भविष्यत कहा। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित काव्य भी रचे गए हैं जिनमें कथानायक या तो काल्पनिक होता है अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता है। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा का नाम उल्लेखित है। अपभ्रंश को बहुभूति किसे माना गया है? अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना गया है? पुष्यदंत को। अपभ्रंश का बहुभूति पुष्यदंत को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्यदंत की नहीं है? हम देखते हैं कौन कौन सी रचना पुष्यदंत की है। पुष्यदंत की रचना महापुराण, जय कुमार चरऊ, जसहर चरऊ। और पउम चरऊ किसकी थी? स्वयंभू की। पउम चरऊ पुष्यदंत की रचना नहीं है बल्कि स्वयंभू की रचना है। इनमें 2 अन्य रचनाएं रिठेणिमी चरऊ और स्वयंभू छंद है। पुष्यदंत की 3 रचनाएं मिलती हैं: महापुराण, जय कुमार चरऊ और जसहर चरऊ। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? महापुराण। महापुराण रचना किसकी है? पुष्यदंत की। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि का नाम अमीर खुसरो। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो। इस भाषा का इस नाम से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुक्करी लिखने की सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया था। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं खलीक बारी, पहेलियाँ, मुक्करियाँ, 2 सुकूने और गजल इत्यादि हैं। खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो। मुक्करी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुक्करियों का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिल कर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुक्करियाँ लिखी थी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि थे। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें से अब 20 या 21 ही उपलब्ध हैं। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? शिलांकित कृति कौन सी है? राहुल वेल। शिलांकित कृति राहुल वेल है। यह गद्य और पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। राहुल वेल क्या है? चंपू काव्य। प्राचीनतम हिंदी कृति है। इनकी रचना राहुल नायिका के नखशिख वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राहुल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया है।
और फिर गद्य का प्रयोग किया गया है। इस कृति की रचयिता कौन है? रोड़ा कवि। राहुल वेल के रचयिता कौन है? रोड़ा नामक कवि। राहुल वेल में हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इनकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते, जिनमें राजस्थानी प्रधान। राहुल वेल किस तरह की रचना? गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।